तो आज भूगोल की शुरुआत करेंगे। भूगोल में पहला जो टॉपिक है संसाधन। संसाधन की अंग्रेजी अगर देखें तो इस पर पहले जाएं, इसकी इंग्लिश होती है रिसोर्सेज। रिसोर्सेस, संसाधन शब्द को पहले अच्छे से समझ लें कि संसाधन क्या है। देख, जैसे अगर कोई भी चीज़ देखेंगे, चाहे मिट्टी हो या वन हो, पानी हो, वो सारी चीज़ें जो प्रकृति में उपस्थित हैं, क्या वे संसाधन हैं? हमारे प्रकृति में कई सारी चीज़ें हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाएं तो क्या क्या हो सकता है, गिनाइए। एक वन हो सकता है, एक जल हो सकता है, खनिज संसाधन हो सकते हैं, पर्वत हो सकते हैं। हाँ पर्वतमालाएं हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि जो भूभौतिकी संरचनाएं हैं ना, पर्वतमाला हैं, द्वीप समूह है ना, घाटियाँ तटीय हैं। क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, या मैदानी क्षेत्र है। इसके अलावा कई सारे प्रकार के जो हमारे जीव जंतु हैं, यानी कि कह लें हम एक प्रकार से वनस्पति वन में आ गया, जंतु, कई सारे जंतु हैं। इसके अलावा मानव निर्मित। समुद्र है। समुद्र हालांकि जल में आ गया समुद्र, लेकिन अलग से अगर हम देखें समुद्र को तो ये सारी की सारी प्रकृति में उपस्थित हैं। तो क्या ये सारी की सारी चीज़ें संसाधन हैं? प्रकृति में उपस्थित हर एक चीज़ संसाधन नहीं होता है। संसाधन केवल वही चीज़ होता है जो मानव के लिए उपयोगी हो। यानी संसाधन की परिभाषा बनाएं तो संसाधन वह होता है जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपस्थित हो और मानव के लिए उपयोगी हो। यानी एक शब्द इसमें जुड़ गया, उपयोगिता। उपयोगिता यानी कि अंग्रेजी में बोले तो यूटिलिटी। यूटिलिटी कुछ हो उसका, यूटिलिटी हो। अगर कुछ उपयोग हो रहा है तो संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल, वन खूब सारा है, लेकिन ये वन मनुष्य के लिए संसाधन तब होंगे जब उसमें से कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियाँ मनुष्य के लिए उपयोगी हों, जैसे इमारती लकड़ियाँ। या वन से हो सकता है कई सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाएं। अगर जड़ी बूटियाँ मिल रही हैं तो वन संसाधन है। वन अपने आप में एक प्राकृतिक संसाधन इस तरीके से है कि वो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जब तक हमें पता नहीं है कि ऑक्सीजन मिलता भी उससे, तब तक हमारे लिए संसाधन नहीं था। लेकिन जब पता चला अरे ऑक्सीजन मिलता है इससे, ये तो जीवन रक्षक गैस निकलती है इसमें से, तो ये वन हमारे लिए संसाधन बन गया तब से। ऐसे ही अन्य चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कुछ मुलायम लकड़ियाँ होती हैं जिससे लुगदी बनाई जाती है, कागज़ तैयार किया जाता है। ऐसे ही प्रकृति में जल है और समुद्र है। समुद्र पृथ्वी के करीब करीब 71% भूभाग पर फैला हुआ है। तो क्या ये संसाधन हो गया? अगर इस समुद्र से कुछ चीज़ें हमें मिल जा रही हैं तो ये संसाधन है। क्या चीज़ मिल सकता है समुद्र से? अगर लिस्ट बनाए इसकी, तो समुद्र से एक तो मिल सकता है कि मछलियाँ, खाने योग्य मछलियाँ। अभी वर्तमान में करीब करीब 10 मछलियाँ ऐसी हैं जो मानव के उपभोग में प्रायः काम आती हैं। लेकिन ऐसा रिसर्च किया गया है कि करीब करीब 21,000 प्रकार की मछलियाँ, फिशेज़ समुद्र में ऐसी हैं जिनका उपयोग मानव यदि करे तो खाने के लिए कर सकता है। तो इतनी बड़ी संसाधन है समुद्र के अंदर में। इसके अलावा आज वर्तमान दौर में ऊर्जा, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऊर्जा के जो गैर नवीनीकृत स्रोत हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो समुद्र जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक माध्यम बन सकता है, जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार मतलब होता है समुद्र के अंदर में उफान जो होता है, तो उस उफान में भी ऊर्जा होती है। कोई भी चीज़ अगर उफान भर रहा है 10-10 मीटर, 5-5 मीटर ऊपर तक, इसका मतलब उसमें एनर्जी है। तो कुछ ऐसा टेक्निक लगा करके उस एनर्जी को कंज्यूम किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो ज्वारीय ऊर्जा हम कर सकते हैं, यानी कि टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी। इसके अलावा चूँकि समुद्र कार्बन का सिंक करते हैं, कार्बन को सोखते हैं वायुमंडल से, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर में बायोमास एनर्जी बनाने की क्षमता है। बायोमास, जिसको बोलते हैं समुद्री बायोमास एनर्जी, समुद्री बायोमास ऊर्जा। बायोमास एनर्जी बनाने की बहुत तगड़ी क्षमता है। ऐसा अनुमान किया गया है कि करीब करीब 110 मिलियन टन
110 मिलियन टन बायोमास एनर्जी का प्रोडक्शन हर साल प्रति ईयर किया जा सकता है। इतनी तगड़ी क्षमता है। इसके अलावा हमारे समुद्र में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि अगर उसमें देखें तो नमक हो गया, बेसिक चीज़। जी। इसके अलावा पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ भी पाया जाता है, खोद करके निकालते हैं, ड्रिलिंग करके, उत्खनन करके उसमें निकालते हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थ मिल जाता है। इसके अलावा और भी खनिज संपदा हैं जो समुद्र से मिलती हैं। अच्छा भैया जी, समुद्र में जैसे कि जो जहाज़ें को बेड़ा जाती है वो भी मतलब उनको जाने में जो पैसा लगता था, मतलब अगर मान लो एयर वायुयान से गए उसमें हाँ। काफ़ी पैसा लगेगा, और समुद्र यात्रा से जाएंगे उसमें पैसा भी कम लगेगा। हाँ, तो ये भी हमारी एक संसाधन यानी कि कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि समुद्र जो है एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात करने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। आपका प्रश्न बिल्कुल अच्छा है और हम इस पे जो है अच्छे से एक बार डिस्कशन कर लें कि आयात निर्यात के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। अब समुद्र में आयात निर्यात यानी बिजनेस, व्यापार करने के लिए कैसा ये उपयोगी हो सकता है, इसको हम देखें। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया, इसको हम अच्छे डील करते हैं जब आपने प्रश्न किया ही है। तो भारत में जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है भारत दूसरे देशों में, करीब करीब कुल माल वहन का 95% हिस्सा जो है समुद्र के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाता है। समुद्र से एक्सपोर्ट करने में जैसा आपने कहा कि जो ईंधन का खर्चा है वो कम आ जाता है, और जो साधन है वो बहुत तेज़ी से आराम से रखते हुए चली जाती हैं। ये सुविधा होता है उसमें। अगर हम वायुयान या कहें कि बाई रूट अगर जाएं, रोड से अगर जाएं, तो इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, और वैसे भी उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में भी खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। भारत में 95% जो निर्यात है समुद्र माध्यम से किया जाता है। अब एक्सपोर्ट जल के अंदर में कितने प्रकार से हो सकता है, इसको भी देखें। तो एक होता है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, एक होता है अंतर्देशीय परिवहन। जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में व्यापार हो तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, लेकिन जब अंतर्देशीय, देश के अंदर में व्यापार हो तो अंतर्देशीय व्यापार है। अंतर्देशीय व्यापार करने का एक अच्छा जो माध्यम होता है वो क्या होता है, जो देश के अंदर अंदर में जो नदियां हैं उन नदियों के द्वारा बढ़िया से व्यापार हो सकता है। जैसे अगर देखें गंगा नदी है, मान लीजिए कि मेरठ में बैट का उत्पादन हो रहा है, बैट बॉल खेलने वाला बैट। अब इस बैट को एक्सपोर्ट करना है कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, वहाँ मान लीजिए कि बड़े बड़े स्टेडियम है, बैट वहाँ पे भिजवाना है, तो आराम से मेरठ में है, मेरठ से बह रही गंगा नदी, मेरठ के बगल से गंगा नदी निकल रही है, बुलंदशहर होते हुए जाएगी, तो मेरठ से एक्सपोर्ट करें, बुलंदशहर लेकर जाएं, और बुलंदशहर से उसको शिप में उतारें और धड़ाके जो है कोलकाता लेकर चले आएँ। तो जो वो कह लें कि जो पूरा पश्चिम कॉरिडोर बना हुआ है यूपी में हाल फिलहाल में, उससे लेकर जाएंगे तो खर्चा कम आएगा, लेकिन जब नदी है, इतनी गहरी नदी, इतनी चौड़ी नदी है, उससे लेकर जाएं तो खर्चा और कम आ जाएगा। तो अंतर्देशीय, देश के अंदर में अगर कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, अंतर्देशीय। और जब वही एक्सपोर्ट दो देशों के बीच में कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय। तो समुद्री जो परिवहन है वो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय के लिए उपयोगी है। इसके लिए कई सारे हमारे पोर्ट्स हैं, इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया है, शायद आपको याद होगा। भारत में 300 करीब करीब 200 छोटे बंदरगाह हैं और 13 बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह जो हैं भारत में बंदरगाह, अब देखिए अगर समुद्र ऐसे है पड़ा हुआ है वीराना तो वो संसाधन नहीं है, लेकिन जब इसी हम समुद्र को समझ लिए कि कितनी बढ़िया चीज़ है, इससे हम चीज़ों को सेल कर सकते हैं, यानी कि तैरा सकते हैं आराम से, तो वही समुद्र हमारे लिए क्या बन गया, हमारे लिए एक कह लें कि रिसोर्स बन गया, संसाधन बन गया। यानी वो पहले केवल साधन था, केवल वो पहले साधन था, लेकिन उस साधन को अपने लिए जब उपयोग करना शुरू कर दिए तो संसाधन बन गया, है ना। तो बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स की अगर बात करें तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और
200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाह। और बड़े बंदरगाहों पर नियंत्रण जो होता है वो सीधे सीधे किसका होता है, तो केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जबकि जो छोटी छोटी बंदरगाह हैं इस पर नियंत्रण स्टेट गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। 13 बड़े बंदरगाह में से देखें तो पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह हैं और पूर्वी तट पर 6 बंदरगाह हैं। और एक बंदरगाह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित एक शहर है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। दक्षिणी अंडमान पर है ना, साउथ अंडमान पे जो एक शहर है पोर्ट ब्लेयर, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और ये पोर्ट ब्लेयर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का एक भारत का बड़ा पोर्ट है। तो एक तो यहाँ पर हो गया पोर्ट ब्लेयर। फिर 6 जो बड़े बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं उसमें देखें तो एक है गुजरात में कांदला बंदरगाह। कांदला, क्या नाम है इसका, कांदला बंदरगाह। दरअसल जब भारत आज़ाद नहीं होता, जिस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, उस समय यहीं बगलिया पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का एक शहर कराची, समुद्र के किनारे ये कराची। भारत भूखंड से जो इस क्षेत्र से व्यापार होता था वो कराची बंदरगाह से होता था। लेकिन आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया तो कराची बंदरगाह भारत के नियंत्रण से भैया हट गया, भारत के नियंत्रण से हट गया। जब ये हट गया तो इसके विकल्प के रूप में कांदला बंदरगाह को डेवलप किया गया, जो कि ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी के पास में है कांदला बंदरगाह। ये कराची बंदरगाह के विकल्प के रूप में डेवलप किया गया था। फिर महाराष्ट्र में आए और कांदला बंदरगाह से किस क्षेत्र के एरिया के वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, तो जैसे थोड़ा सा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब के इलाके का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो मुख्यतः कांदला बंदरगाह से किया जाता है। कांदला बंदरगाह से पेट्रोलियम पदार्थों को, उर्वरकों का और जो चीज़ें हैं उनका इंपोर्ट कराया जाता है और कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कराई जाती हैं यहाँ से। दूसरा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। मुंबई पता होगा कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, पहली बात। दूसरा, मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। तीसरी बात, एग्जैक्ट मुंबई किस द्वीप पर है, तो सालसेट द्वीप पर अवस्थित है मुंबई, यानी मुंबई अपने आप में द्वीप है। इस द्वीप से व्यापार होता है, इस शहर से, मुंबई से। लेकिन चूंकि इस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगने लगा, ट्रैफिक ज़्यादा होने लगा, तो इस ट्रैफिक को कम करने के लिए इसके करीब करीब 12-15 किलोमीटर दक्षिण में एक नए बंदरगाह का विकास किया गया। मुंबई देखें तो प्राकृतिक बंदरगाह है, ऐसा बंदरगाह जो प्रकृति रूप से गहरी है। जैसे मान ली खूब बड़ा सा लेकर के आए, शिप लेकर के आए, तो शिप वहाँ पे रुकेगी कैसे, तो उसके लिए अगर समुद्र थोड़ा सा गहरा है तब आराम से शिप जो है आराम से उस पर तैरेगी। शिप पता लगा पानी ही कम है, धंस जाएगी उसमें, फिर कैसे आगे बढ़ेगी। तो बंदरगाह के लिए ज़रूरी ये है कि थोड़ा सा गहराई हो। और पश्चिम ये मुंबई जो है, अगर इसको जूम करके देखेंगे तो ये जो है से कटा फटा है, ऐसे करके कटा फटा है, वो कटा फटा है। कटे फटे होने का मतलब ये है मुंबई कि पानी जब लहरें, समुद्री लहरें, ओशनिक करंट जब इस तरफ बहेंगी तो जाहिर सी बात है इस पर धक्का मारेंगी, बार बार धक्का मारेंगे, बार बार धक्का मारेंगे, और ये चीज़ धीरे धीरे गहराता जाएगा। इसलिए प्राकृतिक रूप से अब बंदरगाह वही बढ़िया होता है जो थोड़ा सा ऐसे ऐसे सकरा टाइप का हो, थोड़ा सा घुसा टाइप का हो, ऐसे करके, ताकि शिप आए आराम से इस पर डॉक कर दिया जाए। डॉक मतलब खड़ी कर दिया जाए। अगर मान ली एकदम प्लेन है, ऐसे ऐसे शिप आया, पता लगा उड़ के इधर चला गया, मतलब हवा चल गई बहुत तेज से, समुद्री हवा, तो भाग वहाँ लेकर चली गई। अगर बंदरगाह के लिए बढ़िया स्थिति क्या है कि ऐसे क्षेत्र में बंदरगाह अवस्थित हों कि शिप अंदर जाए, लहर आए, हवा आए, कुछ भी आए, थोड़ा इधर उधर डुंगू डुंगू करेगा, रहेगा इतने भर में,
तो मुंबई एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है, प्राकृतिक बंदरगाह ये है, लेकिन चूंकि इस पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा जाम होने लगा, इसलिए इसके विकल्प के रूप में एक नए बंदरगाह का विकास किया गया, जिसका नाम है, मुंबई से करीब 13 किलोमीटर दक्षिण में, जिसका नाम है न्हावा शेवा। न्हावा शेवा। इसका एक नाम और है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो मुंबई में मतलब महाराष्ट्र में 2 हो गए। फिर देखें तो अच्छा, इसका किस एरिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये इंक्लूड करता है? तो महाराष्ट्र का, स्वयं का महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, थोड़ा थोड़ा यूपी का, पूरा नहीं यूपी का, पश्चिमी यूपी का, वेस्टर्न यूपी का, जैसे गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली, इन सब का ले लिया, आधा उत्तराखंड का। इतने क्षेत्र का जो व्यापार है वो लेता है, समाहित करता है मुंबई बंदरगाह। फिर इसके नीचे है गोवा, और गोवा में एक बंदरगाह है, इसका नाम है मार्मगाओ। गोवा से बन गया मार्मगाओ। मार्मगाओ का जो कवर एरिया है बहुत थोड़ा है, गोवा को लेता है, थोड़ा सा महाराष्ट्र को लेता है, थोड़ा सा कर्नाटक को लेता है, बस इतने एरिया को लेता है कुल मिलाकर के। फिर केरल में देखें, और यहाँ मार्मगांव इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है। लोहे का निर्यात किया जाता है। कर्नाटक एरिया में जो लोहा मिलता है तो उसका यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, और फिर उर्वरक, खाने योग्य जो तेल हैं, एडिबल ऑयल, इन सब का इम्पोर्ट कराया जाता है यहाँ से। फिर केरल में देखें तो केरल में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। उस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप, और वेलिंगटन द्वीप पर ही एक बंदरगाह है। देखिए, द्वीपीय क्षेत्र जो है बंदरगाह के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, ये कटा छटा इस तरह सब रहता है अमीबक तरह, तो कहीं से घुस गया आराम से स्थिर हो जाएगा। वेलिंगटन द्वीप पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह बोलें या कोचीन बंदरगाह बोलें, दोनों मतलब सेम है। यानी कांदला, मुंबई, न्हावा शेवा, मार्मगांव, कोच्चि, कितने हो गए? ये तो अंग्रेजों के ज़माना में कोच्चि भी था। हाँ, कोचीन पहले था, अभी कोच्चि है। बात सही आपके, सही पकड़े हैं। पहले कोचीन था, अभी कोच्चि है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हुआ। इस तरफ 6 हैं, पश्चिमी की तरफ 6 हैं, कांदला, मुंबई, न्हावा शेवा, मार्मगांव और न्यू मंगलोर कर्नाटक में। गोवा के जस्ट नीचे देखें कर्नाटक, तो कर्नाटक में भी एक है जिसका नाम है न्यू मंगलोर। क्या नाम है? न्यू मंगलोर। ये पहले मंगलौर था, लेकिन मंगलौर जो है ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए न्यू मंगलौर का डेवलपमेंट किया गया। नया मंगलौर, न्यू मंगलौर। ये बेंगलोर से कंफ्यूज नहीं होने, बेंगलोर जो है अंदर है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। एंड देन तो 6 हो गए इस तरफ, 6 हो जाएंगे इधर पूर्वी तट पर, जिसमें से अगर नीचे देखें तो सबसे पहले है यहाँ पर तूतीकोरिन, तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह। इसके बाद तमिलनाडु में ही है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई जो है एक मानवकृत बंदरगाह है, यानी प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये मानवकृत बंदरगाह है। और इसके उत्तर में थोड़ा सा जाएंगे, करीब 12-15 किलोमीटर उत्तर में, तो एक चेन्नई में चूँकि ट्रैफिक ज़्यादा होता था तो इसके विकल्प के रूप में बनाया गया, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था एन्नौर। एन्नौर बंदरगाह। प्रश्न यदि ये रहे कभी कि बड़े बंदरगाहों में से सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस राज्य में है, तो बड़े बंदरगाहों में से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बंदरगाह है। 3 बंदरगाह के लिए इसमें, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर। 2 किस्में हैं, तो 2 है मुंबई में, न्हावा शेवा में। बाकी गुजरात में एक कांदला, कर्नाटक में एक मार्मगांव, कोच्चि में, केरल में एक कोच्चि। आंध्र प्रदेश में आएंगे तो उसमें एक है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम भारत की सबसे गहरी बंदरगाह में से एक है। ये सबसे गहरी बंदरगाह है भारत की, विशाखापत्तनम।
और जो बंदरगाह जितना गहरा होता है, जितना कटा छंटा होता है, उतना ही अच्छा माना जाता है। और फिर ओडिशा में जाएंगे तो ओडिशा में एक है चिल्का झील के पास में पाराद्वीप बंदरगाह। और फिर इसके उत्तर में जाएंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक नदी आती है यूपी से, गंगा नदी की एक वितरिका छिटक करके चली आती है कोलकाता में। तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। कोलकाता शहर हुगली नदी किनारे अवस्थित है, और हुगली नदी गंगा नदी की एक छिटकी हुई धारा है जो गलती से छिटक करके नीचे आ गई, लेकिन भारत के लिए बड़ी उपयोगी है, क्योंकि इसी गंगा नदी में भारत का एकमात्र ऐसा बड़ा बंदरगाह जो नदी के किनारे अवस्थित है, उसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। चूँकि कोलकाता बंदरगाह पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, इसलिए इसके विकल्प के रूप में एक हल्दिया बंदरगाह का भी डेवलपमेंट किया गया है। मीन्स जब कोई भी चीज़ें आती हैं तो पहले हल्दिया पर आती हैं, हल्दिया से होने के बाद फिर कोलकाता जाती हैं। इधर देश से कोई यूपी से, बिहार से चीज़ें, झारखंड से चीज़ें आएंगी या उड़ीसा से चीज़ें आएंगी, तो वो पहले कोलकाता में जाएंगी, कोलकाता से होते हुए हल्दिया जाएंगी, फिर हल्दिया के बाद से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा। तो ये बंदरगाह जो बने, समझा गया ना कि समुद्र हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यानी समुद्र संसाधन की दृष्टि से, व्यापार दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण हैं, तब जाकर ये संसाधन कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो समुद्री संसाधन को इस तरीके से हमने देख लिया। फिर जंतु संसाधन को देखें तो कई सारे जंतु मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं। हाथी, घोड़ा, एक सींग वाला गैंडा, डॉल्फिन, व्हेल इत्यादि चीज़ें। पर्वत महत्वपूर्ण कैसे? पर्वत अगर ऐसे खड़ा हुआ वीराना कोई मतलब नहीं तो मतलब नहीं है, लेकिन जब इसी पर्वत को डेवलप किया जाए पर्वतीय पर्यटन के लिए, माउंटेन टूरिज़्म के लिए, कि आइए हमारे पर्वत पे घूमिए, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था हम आपको देंगे, स्कीइंग कीजिए, ये गेम खेलिए अपना उस पर ना, तो पर्वत जो है एक संपदा बन जाएगी, संसाधन बन जाएगा। अगर कोई वैसे अगर उपयोग नहीं करता है तब भी ये हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि कई सारी सदानीरा नदियाँ आती हैं इससे, तो कोई यूज़ ना करे तब भी हमारे लिए संसाधन है ये। फिर खनिज संपदा है ये। अगर खनिज धरती के अंदर गड़ा हुआ है ऐसा तो संसाधन नहीं है, लेकिन जब उसी खनिज को निष्कर्षित करके, अयस्क को निष्कर्षित करके उसका शुद्धिकरण करके जब उसमें से खनिज को निकाल लेते हैं और खनिज का उपयोग करने लगते हैं किसी जो द्वितीयक सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग में, तो यही खनिज बन जाएंगे संसाधन। जब तक अंदर गड़ा हुआ है तब तक देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट मिनरल, बट व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग minerals into many manufacturing fields, then it becomes resources। जल ऐसे हो गया। तो इस प्रकार से अगर एक लाइन में बताएं कि संसाधन की परिभाषा क्या है, तो संसाधन प्रकृति में जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हैं उसका अनुकूलतम उपयोग जब हम कर लेते हैं तो वही संसाधन बन जाता है। मानव पैदा हो गया तो किसी काम का नहीं है, लेकिन मानो जब एजुकेशन दे दिया गया, उसका हेल्थ फैसिलिटी दिया गया, उसको बहुत सारे राइट्स दिए गए, तब यही मानव जो है ना एक संसाधन बन जाएगा, ये मानव समाज के लिए उपयोगी हो जाएगा। तो मानव जब तक उपयोगी नहीं है तब तक संसाधन नहीं है। मानव जब उपयोगी हो जाएगा तो संसाधन बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। अब हम देखें कुछ बातें। संसाधन जैसे आपको मान लीजिए प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में जो प्रयोग की जाने वाली बिजली है ना, विद्युत ऊर्जा, स्कूटर में से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी मेज, ये सभी संसाधन हैं। यानी जिसका भी हम उपयोग करते हैं वो सभी संसाधन हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, किया जाता है, अर्थात
इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो वो संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो संसाधन होते नहीं संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन को मतलब चीज़ों को संसाधन बनाया जाता है ज्ञान और तकनीक के माध्यम से। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उनसे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज कर ली। अदरवाइज वो संसाधन नहीं था तो, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं था। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। किंतु ये सभी संसाधन हैं क्योंकि ये मानव के लिए उपयोगी हैं। संसाधनों को अगर हम डिवाइड करें तो 3 प्रकार के मुख्यतः संसाधन हम कह सकते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और खुद मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जैसे पानी, जल, सूर्य का प्रकाश। धरती जो है सूर्य किरणें पड़ रही हैं, लेकिन वो संसाधन नहीं है। वो संसाधन तब होंगी जब हम सोलर पैनल बनाएंगे। जो चीज़ हमें फ्री मिल रही है उसको हम ऐसा टेक्नोलॉजी के माध्यम से इकट्ठा करें कि मानव के लिए वो उपयोगी हो जाए। मानव को ऊर्जा भी मिलती है। हाँ, तो वो सूर्य का प्रकाश तब जा करके मानव के लिए संसाधन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। खनिज पदार्थ, वन, मृदा यानी मिट्टी। जब तक मानव खेती करना नहीं सीखा नवपाषाण युग में, यानी आज से 10,000 साल पहले, तब तक मिट्टी का कोई यूज़ उस तरीके से मानव नहीं समझता था, खेती नहीं करता था, शिकारी था, संग्राहक था। लेकिन जब देखा कि इससे चीज़ें निकलती हैं तो उसके लिए मिट्टी का महत्व बढ़ गया, मिट्टी संसाधन बन गई। लोग मिट्टी के लिए कत्ल कर देते हैं, मतलब खेत के लिए, ज़मीन के लिए, क्योंकि जान रहे हैं ना कि इसकी उपयोगिता क्या है। और कुछ संसाधन मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य ने बनाए हैं और उनके लिए उपयोगी हैं। घर, सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने। एक बार पीसीएस में प्रश्न पूछा था कि जैसे पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण क्या होता है? जो पर्यावरण मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिससे मनुष्य घिरा रहता है। पर्यावरण, परि माने चारों ओर, आवरण माने घिरा हुआ है। मनुष्य अपने चारों ओर किससे घिरा हुआ है? आकाश, धरती, पेड़ पौधे, जंतु, इन सब से घिरा हुआ है। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण है। लेकिन जब मनुष्य अपने चारों ओर उन चीज़ों से घिरा हो जो उसके खुद के द्वारा बनाई गई हैं, तो वो हो जाएगा मानवीय पर्यावरण, है ना। तो मानवीय पर्यावरण में जैसे घर हो गया, सड़क हो गई, रेलवे हो गया, परिवहन के संसाधन हो गए, साधन हो गए ना, तो ये सब कहलाएंगे क्या? मानव निर्मित पर्यावरण, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। क्या कहलाएंगे? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। और एग्जैक्ट यही वाला ऑप्शन दिया था, मतलब 4 दिया था, लेकिन ये वाला सही था कि मानव के द्वारा बनाए गए पर्यावरण को कहते हैं 4 ऑप्शन, ये वो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण सही था। ये एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानवीय, मानवीय या मानवकृत पर्यावरण। और मानव जो है अपने आप में संसाधन है ही है। तो संसाधन 3 प्रकार के हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और खुद मानव संसाधन अपने आप में।
अब प्राकृतिक संसाधन जो है ये दो तरीके के हो सकते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त ऐसे संसाधन जो हमारे उपभोग करने की दर की अपेक्षा उसके पुनर्उत्पादन करने की क्षमता कम हो, यानी उपभोग करने की क्षमता ज़्यादा है और उस संसाधन के पुनरुत्पादन करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम है, यानी लंबे समय में दोबारा बनेगा वो, तो ये हो जाएगा क्या, गैर नवीकरणीय संसाधन। जैसे मान लीजिए किसी बम्बई हाई या दुनिया में किसी भी एक हिस्से पर जो है तेल का कुआं मिल गया कि यहाँ से तेल मिलेगा। तेल मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 1 लाख बैरल यहाँ से तेल मिल सकता है, लेकिन आसपास के जो देश हैं वो चाह रहे हैं इस पर कब्जा कर लें। चलिए कब्जा भी कर लिया, लेकिन 1 लाख बैरल की क्षमता इतनी ही है जितना कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा 7 साल में यूज़ कर ली जाए, यानी 7 साल में पूरा तेल तो पी लिए, दोबारा से बनेगी कब, 1 लाख साल के बाद। तो जब कोई संसाधन मनुष्य के उपभोग करने की दर की अपेक्षा उसके पुनरुत्पादन होने की क्षमता जब कम हो या लंबे समय के बाद हो, तो उसे क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन, सॉरी गैर नवीकरणीय संसाधन ना। उपभोग ज़्यादा है और दोबारा से बनेगा बहुत बाद में। लेकिन ऐसे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा उपभोग की जा रही है, लेकिन उसी रेशियो में या लगभग उससे थोड़ा बहुत कम के रेशियो में उसका पुनरुत्पादन भी किया जा सकता है, तो क्या है, वो है नवीकरणीय संसाधन, जिसका नवीनीकरण किया जा सके बार बार। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा मान लीजिए एग्जांपल कि सोलर पैनल है, ठीक है, पैनल एक बड़ा सा लगा दिए या 4-5 लगा दिए, पूरा परिवार आराम से उसमें जो है यूज़ कर रहा है, उपभोग कर लिया, आज का आज ख़त्म, बैटरी ख़त्म, अगले दिन फिर सूरज निकला, चार्ज हुआ, फिर यूज़ कर लिया। मान लीजिए एक आध दिन सूरज नहीं निकला ठीक से, बादल बदरी है ना, ने क्लाउडी है ऊपर, नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने कहा कि लगभग, यानी कि उपभोग करने की दर और उत्पादन होने की दर बराबर हो या लगभग बराबर हो, यानी कभी कभी हो सकता है कम भी हो उत्पादन इन परिस्थितियों में। तो जब दोनों का रेशियो बराबर या लगभग बराबर हो, ऐसे संसाधन बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, जिसका रोज रोज नवीनीकरण किया जा रहा है, रीन्यू किया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन दो तरह के हो सकते हैं, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय क्या है, ऐसे संसाधन जिनके उपभोग करने की दर उसके पुनरुत्पादन की दर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। और नवीकरणीय संसाधन, रीन्यूएबल एनर्जी या रिसोर्सेस, वो हैं जिनके उपभोग करने की दर और उनके पुनरुत्पादन होने की दर बराबर या लगभग बराबर हो, तो उसे बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेस। तो समझ में, ठीक है। अब अगर कुछ एग्जाम्पल लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। नवीकरणीय में क्या ले सकते हैं, जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है रोज रोज, उसमें क्या ले सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, पवन ऊर्जा, जल को नहीं लेंगे, खैर जल छोड़िए, वन को ले सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, फिर बायोमास एनर्जी। तो ये सारे हो गए क्या, नवीकरणीय संसाधन, नवीनीकरण किया जा सकता है, रीन्यू किया जा सकता है। गैर नवीनीकरण में पेट्रोलियम, पानी, डीजल, ये सारी चीज़ जितनी भी है ना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी किसमें, गैर नवीनीकरण में, कि एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, फिर कब बनेगा फिर पता नहीं कब बनेगा, तो ऐसा। तो इसको रीडिंग करके
मानव निर्मित संसाधन, ऐसे संसाधन जो मानव के द्वारा अपने उपयोग के लिए बनाई जाती हैं, मानव निर्मित संसाधन हैं। सड़क, रेलवे, परिवहन के साधन, इंटरनेट, संचार के साधन, मनोरंजन के साधन, आवास के लिए व्यवस्थाएं, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, सारी की सारी चीज़ें मिला करके उसका समुच्चय कहलाएगा मानव निर्मित संसाधन, जिसको मानव ने बनाया है और मानव के लिए उपयोगी है। कुछ संसाधन होते हैं जो सर्वव्यापक होते हैं, जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं, जैसे कि सूर्य, हवा सभी जगह उपस्थित है। लेकिन पोलार एरिया में जो है, ध्रुवीय क्षेत्र में, उत्तरी और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में, वहाँ पर सूर्य किरणें रेयर है, कि मतलब कम पड़ती हैं कुल मिला करके। और कुछ संसाधन होते हैं जो स्थानिक संसाधन होते हैं, कि उस क्षेत्र विशेष में ही वो संसाधन पाए जाते हैं। जैसे अमेज़न के जंगल जो हैं ब्राज़ील में पाए जाएंगे, कॉन्गो बेसिन के जंगल अफ्रीका में पाए जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें होती हैं जो उस क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, उसका भौगोलिक कारण ही वैसे हैं। जैसे भारत में 90% कोयला झारखंड में पाया जाता है, क्योंकि उसके पीछे करोड़ों साल पुरानी भूगर्भिक संरचना का विकास उसके पीछे कारक है। तो वहाँ पे स्थानिक संसाधन हो जाएगा, जो किसी स्थान विशेष में पाई जाती हैं। और फिर देखिए, मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, इस पर हमने डिस्कशन किया। तकनीकी जो है, तकनीकी टेक्नोलॉजी, ये भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब चूंकि मानव की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, कंज्यूमरिज्म कल्चर है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर उसके पास पैसा है तो चाहेगा चीज़ें मंगवा लें, उसको किताब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाथ में पैसा है तो मंगवा लिया तुरंत खट से। और हाथ में पैसा है तो कुछ अपना ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया। जिसके पास धन है, बह रहा है, तो कहीं ना कहीं बहा देता है। इसको बोलते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति। इसी उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण, दूसरा जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण, तीसरा संसाधनों के अति दोहन के कारण, चौथा नई टेक्नोलॉजी का उद्भव न होने के कारण हमारे संसाधन धीरे 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 कम हो रहे हैं, और वो वर्तमान में मानव के द्वारा मांग की जाने वाली चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत है संसाधन के संरक्षण की, और नए नए प्रकार के संसाधनों की खोज की, और विकास का मॉडल ऐसा हो जो सतत पोषणीय हो, यानी आज की पीढ़ी उपभोग आराम से कर ले और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें। इस प्रकार से जब हम चीज़ें करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं क्या? संसाधन संरक्षण, रिसोर्सेज कंजर्वेशन। सतत पोषणीय विकास क्या होता है उसको हमने देखा कि सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो। जैसे मान लीजिए कि ऐसा बिल्डिंग बना दिए, मान लीजिए कि 70 माला ऊपर तक, तो हल्का भूकंप आया, धड़धड़ा गिर गया सारा। बिल्डिंग ऐसी बनाएं जो सस्टेन करे 100 साल तक, 150 साल तक। ऐसे ही माने कुछ भी काम करें डेवलपमेंट का, बांध बना रहे हैं, बांध बना दिए, खूब लंबा चौड़ा ऊंचा बांध बना दिए, पर्यावरण को हानि वैसे हुआ, एक आध दिन कुछ भूकंप आया, कुछ आया, बह गया सारा का सारा, पता लग पूरा 2-3 शहर 5 शहर उड़ा दिया, बह गया सब उसी में। यानी विकास ऐसा करें जो सस्टेनेबल हो, जो रुक सकें, ऐसा ना हो कि उससे मानव की क्षति और ज़्यादा बढ़ जाए। उसी बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं इसे। और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्य से 1983 में एक कमीशन का गठन किया गया था यूएनओ में, जिसको बोलते हैं ब्रटलैंड आयोग। ब्रटलैंड आयोग। अब ब्रटलैंड आयोग ने 1987 में एक अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर। और आवर कॉमन फ्यूचर में ही इस ब्रटलैंड कमीशन ने डेफिनेशन दी थी कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि प्रकृति में जो भी संसाधन हैं
उसका मानव द्वारा ऐसा उपभोग किया जाए ताकि वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित हो सके, यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और आगे के लिए भी सुरक्षित रह सकें। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। जो भी आगे आएंगे उनका भी पोषण किया जा सके। तो पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, सतत पोषणीय विकास के जो एरिया हैं क्या हैं कि पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प किया है। इस जो 2015 में बैठक हुई थी इसको बोलते हैं पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं इसे। यूएनओ ने बैठक करवाई थी 25 सितंबर 2015 को, और सतत पोषणीय विकास बैठक हुई थी। इसमें 17 गोल और 169 उसके उप क्षेत्र या उपलक्ष्य, 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसको 2030 तक प्राप्त करना है। जैसे सभी का पेट भरना है, समुद्री संसाधन का दोहन सही प्रकार से करना है, सभी को अच्छी शिक्षा देना है, सभी का बेहतर स्वास्थ्य करना है, और जो ये संचार कम्युनिकेशन है इसका बेहतर इंतजाम करना है। ऐसे से 17 गोल हैं जिसको हमें 2030 तक प्राप्त करना है। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया। 5P मतलब लोग यानी पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। 5P क्या है? पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप। इस पर बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय जिसको कहते हैं UNFCC, यूनाइटेड नेशंस और क्लाइमेट चेंज यानी कि फोरम ऑफ क्लाइमेट चेंज बोलेंगे इसे, के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु एनर्जी से प्राप्त करने का चयन किया था। और भारत ने यह भी लक्ष्य रखा है कि 2022 तक भारत 175 गीगावाट एनर्जी का यूज़ और 2030 तक भारत 450 गीगावाट एनर्जी का यूज़ या कंजम्पशन रीन्यूएबल एनर्जी के द्वारा करेगा, यानी कि नवीकरण या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के द्वारा करेगा। भारत का लक्ष्य क्या है कि 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा का उपभोग या उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा भारत करेगा। ये लक्ष्य भारत का है। तो इसमें इतना ही करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे संसाधन किसे कहते हैं, तो अगर पूछें संसाधन किसे कहते हैं तो लल्लन जी बताइए संसाधन किसे कहते हैं, आप समझाइए। संसाधन वह चीज़ है जो मानव के लिए उपयोगी हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मानव जिसका उपयोग कर सके। जैसे कि पुस्तक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं पुस्तक को, और पेन जो है पेन से लिखते हैं। जो स्याही है, स्याही किसी पदार्थ से बनी होगी, और जो पुस्तक है ये किसी पेड़ पौधे से, जैसे कि बाँस और भी पेड़ पौधे हो गए। ये सब क्या है? प्राकृतिक, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन से हमें, जिसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे कि पुस्तक मतलब प्राकृतिक से पेड़ पौधे पाए, पर उसको मानव ने उसमें कुछ सुधार करके मतलब उसको बनाया, तो इसको हमारे लिए उपयोगी वो सुधार। तो और इसी प्रकार संसाधन कहते हैं। बहुत बढ़िया, यानी कि जो भी प्रकृति में है उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने यूज़ के लिए बना सकें, संसाधन है जी। अक्षयशील संसाधन कौन कौन से? अक्षयशील मतलब कि नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। वेरी गुड। जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी यानी कि जो जैव से प्राप्त होते हैं, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? इसका मतलब देखिए,
जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन इसलिए हैं क्योंकि जीवाश्म के द्वारा जो संसाधन हमें मिले हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये हज़ारों करोड़ों साल पहले जो जीवाश्म दब करके नीचे रह गए हैं, उनके गलने, अधिक ताप और दाब के कारण उसमें उनके भौतिक, उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया और पेट्रोलियम या कोयला बन गया। तो पेट्रोलियम, कोयला जब एक बार नीचे बन गया है, हम खोद खोद के निकाल रहे हैं, तो एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जीवाश्म ईंधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसमें अभी इतना ही। पूरा देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।